बांग्लादेश अब भारत का पड़ोसी भले हो, लेकिन कभी इसी देश का हिस्सा था। आज भी भाषा, संस्कृति और बिरादरी के ताने बाने से ये दोनों ऐसे जुड़े हैं कि अलग अलग करना आसान नहीं है। जब एक हिस्से पे मुसीबत आती है तो दूसरा हिस्सा भी कांप उठता है। जब एक तरफ चोट लगती है तो दूसरी ओर भी तकलीफ महसूस होती है। बांग्लादेश में हाल में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलटा, हिंसा का दौर चला। सबसे बड़ी आफत वहां के हिंदुओं पर टूटी, जो अपनी जान बचाकर भारत में पनाह लेने सरहद की ओर भागे। इन्हीं लोगों का हाल जानने बेचैन सरहद पर एनडीटीवी की टीम पहुंची। भारत और बांग्लादेश ऐसे पड़ोसी नहीं जिनकी सीमाएं मिलती हैं। ये आपस में ऐसे गुत्थम गुत्था हैं कि पता ही नहीं चलता कौन सी जमीन किसकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे। जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसे 3 बीघा कॉरिडोर कहते हैं। ये बड़ी ही दिलचस्प जगह है और शायद दुनिया में ऐसा इंटरनेशनल बॉर्डर आपको कम ही देखने को मिले। मेरे बाएं और दाएं साइड में इंडिया है और मेरे सामने और पीछे बांग्लादेश है। और ये जो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये एक कॉरिडोर है जो भारत सरकार ने, जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उस समय ये कॉरिडोर दिया गया है बांग्लादेश को मेन लैंड को कनेक्ट करने के लिए उनके इनक्लेव से। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पीछे का जो इलाका है जो अभी आप देख रहे हैं वो टुक टुक आता हुआ, वो बांग्लादेश की गाड़ी है। वो एक इनक्लेव है जो 19 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इलाका है। और ये बांग्लादेश के लोग हैं जो मेनलैंड बांग्लादेश जा रहे हैं। यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर पे ढाका है। इस चौराहे की बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे दोनों देश का कानून जो है वो लागू होता है एक तरीके से। अगर मैं यहाँ कानून का उल्लंघन करता हूँ तो दिलचस्प पहलू इसका ये है कि क्योंकि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ तो मेरे ऊपर भारतीय कानून लागू होगा। वहीं अगर इस जगह पे कोई कानून का उल्लंघन करता हुआ बांग्लादेशी नागरिक पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर बांग्लादेश का कानून लागू होगा। ये एक कॉरिडोर है जो भारत सरकार ने 99 साल के लीज पे बांग्लादेश सरकार को दिया है। जैसे देखिए वो जो बाइक से आ रहे हैं भाई साहब, ये बांग्लादेश के निवासी हैं। इनको कोई भी पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ये इस 3 बीघा का इलाका, इसीलिए इसे 3 बीघा कॉरिडोर बोलते हैं, बिकॉज ये 3 बीघा ज़मीन है। देखिए इसकी फेंसिंग की हुई है, इसकी प्रॉपर फेंसिंग की हुई है दोनों तरफ से। इस 3 बीघा लैंड को घेर दिया गया है और एक उन्हें पैसेज दे दिया गया है। यहाँ आने के लिए ना उन्हें पासपोर्ट की ज़रूरत है बांग्लादेश के लोगों को। देखिए ये जो टुक टुक आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश की टुक टुक है। ये बांग्लादेश के वो जो इनक्लेव है, जो एक लैंडलॉक्ड इलाका है जो चारों तरफ जिसके भारत है, वहाँ से निकल के ये मेनलैंड बांग्लादेश में जा रहे हैं और उनको ये पैसेज दिया हुआ है। ये पैसेज जो है यहाँ आने के लिए इन्हें किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है और इन्हें ये पैसेज कुछ कंडीशंस के साथ दिया हुआ है, जिसमें कि इन्हें अनइंटरप्टेड यहाँ से जाने दिया जाएगा। इनकी कोई फ्रिस्किंग नहीं होगी। इसीलिए आप देखिए बीएसएफ की तैनाती होती है यहाँ पे। बीएसएफ यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहती है भारत की तरफ से। और बीजेबी है जो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, वो आपको उस इलाके में जो थोड़ा मैं अगर आपको कैमरे के नज़र से दिखाऊं तो उस इलाके में वहाँ पे बीजीबी के गार्ड्स होते हैं जो कि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश हैं, वो वहाँ तैनात होते हैं। और दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं, दोनों तरफ के जो हमारे जवान हैं, वो मुस्तैदी से यहाँ 24 घंटे, ये 24 घंटे का कॉरिडोर है। यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल की ट्रैफिक पुलिस है। ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये जो टुक टुक आपको दिख रहा है, ये बांग्लादेश की गाड़ी है। बांग्लादेश के नागरिक हैं ये अभी टेक्निकली भारतीय ज़मीन पे हैं, लेकिन इन्हें यहाँ आने के लिए ना किसी तरह के दस्तावेज़ की ज़रूरत है, ना कोई वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत है। इन्हें ये एक सेफ़ पैसेज मिला हुआ है कि ये भारत के सरजमी से होते हुए अपने उस इनक्लेव में जा सकते हैं, जो कि 19 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जो चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। सीमा पे कड़ा पहरा है। हालात ही ऐसे हैं कि चौकसी जरूरी है, लेकिन दोनों देशों के पहरेदारों के बीच रिश्ते अब भी मीठे हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मिठास कुछ और बढ़ जाती है। लेकिन मजबूरी कटीले तारों और हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी होते हुए भी अपना रास्ता तलाशने की कोशिश करती है।
भले जान पर क्यों न खेलना पड़े। भले ही बांग्लादेश के अंदर में हलचल मची हो, लेकिन बॉर्डर पे आपको देखिए क्या नज़ारा है। हम मौजूद हैं फुलवारी बॉर्डर पे, जो कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है सिलीगुड़ी के पास में। और बांग्लादेश बॉर्डर पुलिस के जवान जो हैं, ऑफिसर्स हैं, आज यहाँ मौजूद हैं। मिठाइयों का आदान प्रदान हो रहा है। आज बांग्लादेश बॉर्डर पुलिस की तरफ से बीएसएफ को मिठाइयाँ भिजवाई गई हैं। साथ में बीएसएफ भी जो है वो बांग्लादेश पुलिस को भारत की तरफ से या बीएसएफ की तरफ से आप बोलें तो मिठाइयों का आदान प्रदान करता है। ये परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है। ये बॉर्डर है जो यहाँ इंडिया और बांग्लादेश का मेन ट्रेड बॉर्डर आप इसे कह सकते हैं। और यहाँ पे तैनाती इधर से बीएसएफ की होती है, उधर से बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जिसे बोलते हैं उसकी तैनाती होती है। जो हम मौजूद हैं इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर पे फेंसिंग है। और जो आपको खेत दिख रहे हैं सामने, जो जानवर चढ़ते हुए दिख रहे हैं, वो बांग्लादेश में चल रहे हैं। हम इंडिया में मौजूद हैं और ये बीएसएफ की पेट्रोलिंग टीम है हमारे पीछे, जो इस बॉर्डर को 24 घंटे पेट्रोल करती है। ये पैदल पेट्रोलिंग टीम है और ऐसी टीम हर 1 किलोमीटर पे आपको एक टुकड़ी दिखेगी बीएसएफ की, जो लगातार इसकी पेट्रोलिंग करती है, इसकी चौकसी करती है। और जब से बांग्लादेश में अनरेस्ट हुआ है उसके बाद से बीएसएफ ने भी जो है अपनी डिपुटेशन यहाँ पे बढ़ा दी है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। और लगातार जो है आप पूरे 4000 किलोमीटर का इलाका है बंगाल में, जो बीएसएफ का इलाका है, जो बीएसएफ के जिम्मे पे है, जहाँ वहाँ उनकी पेट्रोलिंग होती है। तो ये पैदल टुकड़ी है जो लगातार वहाँ पे पेट्रोलिंग करती रहती है। और अभी इनके लिए सबसे बड़ी चैलेंज जो है वो ये है कि इन फेंसिंग के बावजूद भी जो इन्फिल्ट्रेशन है वो होता है। जगह जगह पे जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो गैंग इसमें मौजूद हैं, वो यहाँ पे काट देते हैं और रात के समय खासकर काट के इस फेंस के नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं। तो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज, अगर आप देखेंगे, ये डबल लेयर फेंसिंग है, उसके बाद भी ये कटीले तारों का पूरा जाल जो है बीच में लगाया गया है। तो एक तरह से पूरी कोशिश ये की गई है कि वो ना हो, ऐसा ब्रीच ना हो, बट उसके बावजूद भी लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ से कैटल स्मगलिंग भी बहुत बड़ी संख्या में होती है। और साथ ही जो ब्रीच की घटनाएं हैं, वो बीएसएफ के लोगों का कहना है कि कोशिश जो है उसकी वो पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ी है जब से बांग्लादेश में अनरेस्ट हुआ है। और इनकी कोशिश है कि किसी तरह से जो इन्फिल्ट्रेशन, जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन की जो कोशिश है, उसे रोका जा सके। जो यहाँ आ गए हैं उनकी ज़िंदगी भी आसान नहीं है और पीछे छूट गए लोगों की टीस भी है और चिंता भी। जब से बांग्लादेश में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति बदली है, उसके बाद से लोगों का ध्यान जो है वो बरबस इंडिया में, भारत में जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं उनकी ओर खिंचता चला आ रहा है। और पिछले 10 से 15 सालों में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बांग्लादेश छोड़ के भारत में आए हैं और उन्हें भारत सरकार द्वारा अलग अलग जगहों पे बसाया जा रहा है। हम मौजूद हैं उत्तर बंगाल, वेस्ट बंगाल के नॉर्थ बंगाल आप बोलें, वहाँ के चकरबंदा इलाके में। और ये मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये वो कॉलोनी है जो सरकार ने बनाया है बांग्लादेश से जो परिवार वहाँ से आए हैं उनको बसाने के लिए। एक तरह से पूरी की पूरी कॉलोनी बसाई गई है। काफ़ी 100 के आसपास घर होंगे और सारे परिवारों को वहाँ से ला के बसाया गया। ये जो परिवार हैं ये 10 से 15 साल पहले 2015 तक, 2011 से लेकर 15 तक जो है ये वहाँ से आए हैं और आके काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पे बसे हैं। इन्हें ये घर दिए गए हैं और साथ में बाकी सुविधाएं जो हैं, बच्चों को स्कूल में एडमिशन, ये सारा कुछ कराया गया। और जब सीए की बात होती है तो यही वो परिवार हैं जिन्हें सीए का सीधा बेनिफिट
मिलेगा, उन्हें सिटीजनशिप जो है भारत का वो मिलेगा। और सरकार की तरफ से इन्हें न केवल घर दिया गया है बल्कि इनके बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बाकी जो सरकारी सुविधाएं हैं वो भी उन्हें दिया जाएगा। ये ज़्यादातर जो परिवार हैं ये डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं। इनके बहुत सारे परिजन जो हैं अभी भी बॉर्डर के उस पार रहते हैं और कुछ लोग जो हैं वो इधर आ गए हैं। जब बांग्लादेश में अनरेस्ट हुआ, जब लगातार वहाँ हमले हो रहे थे, तो ये सारा परिवार जो है, ये सारे लोग जो है काफ़ी चिंतित थे क्योंकि इनके बहुत सारे परिजन जो हैं वो उस तरफ अभी भी छूटे हुए हैं। ये बताइए कि आप लोग यहाँ कब आए हैं, कब से यहाँ रहने आए हैं? 15 को आए, 8 साल हुए 8 इधर। साल हो गए। हाँ, आने के लिए 8 साल हुआ। इनके बहुत सारे परिवार तो अभी भी वहाँ रहते हैं। তোমাদের কি পরিবার কি ওখানে থাকে? হ্যাঁ আছে, বাবা মা আছে, স্বামীর বোন আছে, তারপর আবার অন্য অন্য আত্মীয় স্বজন আছে। ওইখানে তো ওই যে অত্যাচার চলছে, ওদের বাড়িঘর লুটপাট করেছে, খাওয়া বাড়িতে থাকতে পারছে না, আইতে করি এখনও পাচ্ছে না। सर उनके पिताजी वहाँ पर है, इनके जो हस्बैंड है उनकी बहन भी वहाँ पर है, वो लोग के ऊपर भी वहाँ पे अभी फिलहाल अत्याचार हो रहा है। क्या अत्याचार हो रहा है जो ये बताना चाह रही है? কি অত্যাচার হচ্ছে ওখানে ওদের উপরে? ওইখানে বাড়ি লুটপাট হয়েছে, তারপর রাতে করে ঘুম পাড়ি পাচ্ছে না, যে বান্দি থুইয়া হাত ঠ্যাং বান্দি থুইয়া গরু ছাগল ধরি যাচ্ছে, চাল ধান ধরি যাচ্ছে, ও সোনা দানা ধরি যাচ্ছে, বাইক ধরি যাচ্ছে, সবলাই ধরি যায়। सर उनके घर में वहाँ पे सोना वगैरह है वो भी हो रहा है, उनके परिवार के लोग को बांध रहे हैं, वहाँ पे बांध रहा है, उनके घर की सब चिंताई हो रही है। इस तरह के अत्याचार वहाँ पे बांग्लादेश में फिलहाल हो रहा है। वो कुछ लोग और यहाँ पर मौजूद हैं जो इसी कॉलोनी के मेंबर हैं। ये बताइए कि अभी जो हंगामा हुआ बांग्लादेश में, उसके बाद आपके परिवार के लोग अभी भी वहाँ पे हैं, तो चिंता तो आप लोग को स्वाभाविक हुआ ही होगा, परेशान होंगे आप लोग। বাংলাদেশে যে অত্যাচারটা হচ্ছে আপনাদের তো পরিবার লোক তো ওখানে আসে না, তা মনে কি তোমার এখন কি কি হচ্ছে? আমাদের বাংলাদেশে আত্মীয় আছে, মানে বেটি আছে বাংলাদেশে, তাদের উপরে অন্যায় অত্যাচার হচ্ছে। বাড়ি ঘর পাশের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, আবার গরু বের কিনে গিয়ে গরু জব করে খাচ্ছে, অনেক কিছু অত্যাচার হচ্ছে বাংলাদেশে। सर इनकी बेटी वहाँ पर रहती है और उनके घरों पे अत्याचार हो रहा है, इनकी गाय सब चोरी की जा रही है, बहुत तरह का वहाँ पे अत्याचार बांग्लादेश में चल रहा है। तो आप लोग कब आए यहाँ पर, बांग्लादेश से इंडिया कब आए? मैंने आया 2015 में और नवंबर का 24 में। क्यों आए? बांग्लादेश में किसी से लड़ाई लगेगा तो उसका असर हिंदू का ऊपर पड़ेगा, किसी तरह से लगेगा, किसी से लगेगा वो माइनॉरिटी का ऊपर पड़ेगा। ऐसे हम लोग को खुद आंखों से देखा, हम लोग भी निर्यातन की कबल में पड़ा हुआ, इसीलिए हम लोग वो जगह छोड़ के आया। तो आपके परिवार के लोग फंसे हुए होंगे, क्या वो लोग उनके लिए क्या कर पा रहे हैं आंटी जी है और बहुत है हमारा, और फिर आप? तो उनके लिए तो आप लोग चिंतित होंगे, क्या हाँ चिंतित हूँ। वो लोग तो फ़ोन से बात कर रहे हैं हम लोग से, जो वो लोग अभी इतना टेंशन में है, वो जान कब चला जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। वो जायदाद जमी जगह बाड़ी घर वो जो है वो छोड़ के जान कब चले जाएगा उसको अभी भी पता नहीं है, वो कब जान उसका चला जाएगा। ऐसे परिस्थिति में वो लोग उधर अभी भी है। तो ये यहाँ के बहुत सारे परिवारों की दास्तां है, उनकी कहानी है, जिसमें कि ये पिछले 10 से 15 साल पहले ये यहाँ भारत आ गए, लेकिन इनके जो परिवार हैं, परिजन हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में अभी भी वहाँ रहते हैं। किसी की बेटी है, किसी का भाई है, किसी के माता पिता हैं, वो अभी भी वहाँ हैं। और जब बांग्लादेश में इस बार जब हंगामा हुआ, जब राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति ख़राब हुई, तो उसके बाद यही वो सारे परिवार के लोग थे जो चिंतित थे, क्योंकि उनके परिजन जो है वहाँ पे फंसे हुए थे और एक तरह से जो हमले हो रहे थे उसके वो शिकार भी बन रहे थे। ये अब यहाँ पे सुरक्षित हैं, लेकिन इनके जो परिजन बांग्लादेश में हैं उनकी सुरक्षा की चिंता इन्हें लगातार सताती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परेशानी और दुख सीमा के उस पार से आए लोगों को ही है। सीमा के इस पार भी लोग दुखी हैं। न जाने कितनों का कारोबार ठप हो चुका है और कितनों की रोजी रोटी छिन गई है। बांग्लादेश राजनीतिक आग में झुलस रहा है, लेकिन उस आग की लपटें भारत में भी पहुंच गई हैं। बांग्लादेश में हुई उथल-पुथल से भारत बांग्लादेश व्यापार पे बहुत बुरा असर पड़ा है। हजारों व्यापारी
और उनसे जुड़े लाखों कर्मचारी हताश और निराश बैठे हुए हैं। भारत बांग्लादेश के ठप पड़े इस कारोबार ने बंगाल के सिलीगुड़ी की मंडी को हिला के रख दिया है। कुल मिला के बिजनेस जो है ना, अभी टोटल एक्सपोर्टरों का पोजीशन बहुत खराब हो रखा है। 10% का भी बिजनेस नहीं हो रहा है। वही मेरा मेंबर डरे हुए हैं अभी ये एजिटेशन से मेंबर डरे हुए हैं जे एक्सपोर्ट करे या नहीं करे। अगर हम कर देते हैं तो माल अगर शिपमेंट कर देते फिर उधर से बैंक से पैसा आएगा कि नहीं आएगा। उत्तरी बंगाल का बड़ा शहर सिलीगुड़ी व्यापार का अहम केंद्र भी है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वर्मा और चीन की सीमाएं इससे मिली हुई हैं या बेहद नज़दीक हैं और पूर्वोत्तर राज्यों का सामान भी सिलीगुड़ी के मंडी से जाता है। इस पूरे निर्यात के व्यापार में बांग्लादेश एक बड़ा साझीदार है और पिछले 15 दिनों से यह व्यापार लगभग बंद सा हो गया है। बिजनेस टोटली ठप हो रखा है। जो हम लोग एलसी ले रखे हैं उसका माल शिपमेंट नहीं हो रहा था। धर लीजिए कोई एलसी पहले का आया हुआ है और वो माल हम लोगों ने प्रोक्योर कर लिया है बाहर से, और वो बॉर्डर में आके गाड़ियाँ खड़ी है। अगर गाड़ियाँ खड़ी होती है तो हम लोग को पर डे 2000 रुपये का डीसी देना पड़ता है ना। 2000 रुपये पर डे का डीसी देना पड़ता है पर ट्रक। अब 300 गाड़ी, अब 1000 गाड़ी 1200 खड़ा है तो समझ लीजिए कितना डीसी लग रहा है। दूसरी बात यह है जो हम लोगों ने माल शिपमेंट कर दिया, वहाँ पे एजिटेशन के कारण बैंक बंद है, वहाँ पे कोई बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ से बिल नहीं आ रहा है, हम लोग का बिल रिलीज होके नहीं आ रहा है, जिसके कारण इंटरेस्ट लूज हो रहा है। ठप पड़े इस कारोबार का असर भारत बांग्लादेश सीमा पर साफ दिखता है। फुलवारी के इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कभी ट्रकों की लंबी कतार हुआ करती थी, आज हजारों ट्रक इंतजार में खड़े हैं। जी, ये हंगामा बांग्लादेश में होने के हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ऐसे भी बहुत काम कमी चल रहा था, तब भी जो भी चल रहा है ये बांग्लादेश के हंगामा होने के बाद अपना मतलब एकदम नीचे आ गया है काम। कोई काम नहीं चल रहा है, यहाँ से सब बंद है। देख पा रहे हैं आप लोग कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब खाली बैठे हैं। तो ये अपने मतलब यहाँ की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। मंडियों का भी वैसा ही हाल है। जो कभी गुलजार रहती थी, आज वहाँ सन्नाटा पसरा है। केवल प्याज के ऊपर ज़्यादा असर है, लहसुन के ऊपर कोई ये नहीं है। लहसुन पे नहीं है लेकिन प्याज पे असर है। हाँ, यहाँ के बड़े व्यापारियों ने बांग्लादेश भेजने के लिए अपने गोदामों में माल भर लिया था, लेकिन तभी वहाँ सरकार का तख्ता पलटा और अब ये सारा माल उनके गोदामों में ही सड़ रहा है। सिलीगुड़ी मंडी से ही बांग्लादेश में प्रतिदिन 1200 से 1500 ट्रक जाते थे। उन ट्रकों में चावल, गेहूं, मक्का, सरसों, सोयाबीन, मकान बनाने के लिए पत्थर, खाने वाले मसाले जैसे कि जीरा, धनिया, लहसुन और प्याज बड़ी तादाद में भारत से निर्यात होता था। व्यापारियों के मुताबिक जो व्यापार पहले 100 रुपये का था, अब वो 5 से 10 रुपये का रह गया है, यानी कि 5 से 10%। प्याज, मक्का और लहसुन से यहाँ के गोदाम भरे पड़े हैं, जिन्हें औने पौने दामों में यहीं बेचना पड़ रहा है। इंडिया पे इम्पैक्ट ये है जो जितना हम लोग बिजनेस करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में बांग्लादेश से जितना डॉलर आता था एक्सपोर्ट करने के से, वो एकदम ही नहीं आ रहा है। वो 10% पे आ गया। जितना हम लोग 100% जो धर लीजिए एक्सपोर्ट, ये एक साल से ये काम चल रहा है, एक साल से इस तरह का हो रखा है। और ये ज़्यादातर अभी ये जो कांड हुआ 1 महीने से, इसमें 10% पे बिजनेस आ गया। बांग्लादेश की राजनीतिक उठापटक ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान तो पहुंचाया ही है, लेकिन साथ ही अपने पड़ोसी भारत को भी खासा प्रभावित किया है। और उससे जुड़े लोग अब इस आस में बैठे हैं कि वहां एक चुनी हुई स्थिर सरकार आ जाए, ताकि वो पहले की तरह निश्चिंत होकर अपना कारोबार कर सके। कटीले तारों और कड़े पहरे के इस पार और उस पार सबको इंतजार है कि कब इस बेचैन सरहद पे फिर चैन लौटे और जिंदगी ढर्रे पे आ जाए। भारत बांग्लादेश सरहद से कैमरामैन आशीष कुमार के साथ प्रभाकर कुमार, NDTV इंडिया।